लोगों को नई कार खरीदने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रही है। लोग पुरानी कार खरीदना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, लेकिन क्यों? हाल में क्रिसल की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके अनुसार पुरानी कारों का बाजार सालाना 8 से 10% की ग्रोथ के साथ बढ़ रहा है और इस कारण से नई गाड़ियां जो है ना शोरूम में सिर्फ खड़ी रह गई हैं। कंपनियों के स्टॉक्स बढ़ रहे हैं जिन्हें बाद में मोटे डिस्काउंट्स के साथ उन्हें निकालना पड़ रहा है। लेकिन ये हो क्यों रहा है? क्या लोग पैसा खर्च करने से बच रहे हैं या फिर कोई ऐसी बड़ी वजह है जो इस इंडस्ट्री के लिए घातक सिद्ध हो रही है? चलिए इसे भी विस्तार से सर के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। सर, गाड़ी वाला मामला तो खैर पर्सनल एक्सपीरियंस वाला भी है और जाहिर तौर पर हमारे जो दर्शक हैं उनके साथ भी रहा होगा कि पुरानी गाड़ियों में जो है रुचि अब बढ़ गई है पहले के मुकाबले। पहले लोग गाड़ी नई खरीदना प्रेफर करते थे, अब पुरानी गाड़ियों पर ज़्यादा फोकस है। नई गाड़ियाँ शोरूम में चमकती ही रह गई, धूल चढ़ रही है वहीं पे। और हाल में खबर भी आई थी जिस चक्कर में कंपनियों के पास जो शोरूम्स हैं उन पे स्टॉक बढ़ रहे हैं और उन्हें वो बड़े डिस्काउंट पे बेचने को मजबूर हैं। चल क्या रहा है, क्या कारण देख रहे हैं आप इसके पीछे? नहीं, देखिए, इसमें समस्या कहें या एक बहुत चौंकाने वाला ट्रेंड दिखाई देता है। एक तरफ देश में कार सेल्स जो है वो हमको सिंगल डिजिट में दिखाई दे रही। कार सेल्स की ग्रोथ सुस्त ग्रोथ है। पिछले पूरे 1-1.5 साल से अगर आप देखेंगे तो कारों की बिक्री को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि गाड़ियों की बिक्री हो नहीं पा रही और उस तरह से वो पूरी इकोनॉमी की एक जो तस्वीर दिखाती है, कार सेल्स हो गई या ट्रैक्टर सेल्स हो गए या टू व्हीलर सेल्स हो गए, वो आपके फास्ट मूविंग इंडिकेटर्स का पार्ट हैं। यानी इकोनॉमी की रफ्तार कैसी है, इकोनॉमी में चल क्या रहा है, ये बताते हैं। अब कारें बिक नहीं रही, नई कारें, कंपनियां परेशान है। मारुति सुजुकी से लेके आप बाकी सारी कंपनियों को उठा लीजिए, सबकी तकलीफ एक ही है कि गाड़ियां बेच नहीं पा रहे हैं। स्टॉक पाइलअप हो रहे हैं। आप डीलर्स के यहाँ जाइए तो इन्वेंट्री 55 दिन 60 दिन की इन्वेंट्रीज हो रही हैं। दूसरी तरफ आप देखिए बिल्कुल उलट ट्रेंड दिखाई दे रहा है, जहाँ पे जो आपकी यूज्ड कार्स हैं या पुरानी गाड़ियाँ, उनको लेके एक ज़बरदस्त उत्साह है। और उत्साह का मामला ऐसा है कि जो क्रिसिल की रिपोर्ट है वो ये बताती है कि अब ऐसा माहौल पैदा हो गया जहां पुरानी कारों का बाजार और नई कारों का बाजार, दोनों का बाजार तकरीबन 4 लाख करोड़ रुपए के आसपास पे दोनों का है। 4 लाख करोड़ रुपए का पुरानी कारों का बाजार है, इतने का ही लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का, यानी पुरानी कारों का बाजार नई कारों के बाजार के बराबर पहुंच गया है। दूसरी चीज, जो इस साल यानी FY26 में पुरानी गाड़ियों की बिक्री जो है वो उसका जो वॉल्यूम के बेस पे अगर हम बात करें तो उसमें 8 से 10% की एक तो ग्रोथ दिखेगी और ये बिक्री बढ़ के 60 लाख यूनिट पे पहुंच जाएगी, ऐसा क्रिसिल की रिपोर्ट में कहा गया है जी। पिछले साल की बात करें अगर FY25 की तो वहां पे 56 लाख पुरानी कारें बिकी और 41 लाख बिकी नई कारें, यानी पुरानी कारों ने बिक्री के मामले में नई कारों को सरपास कर दिया जी। तीसरी चीज और तीसरा बड़ा फैक्टर है वो है यूज्ड कार टू न्यू कार सेल्स रेशियो, यानी हर नई कार के बदले में कितनी पुरानी कारें बिक रही हैं, ये रेशियो। क्रिसिल की रिपोर्ट में ही इस बात का जिक्र किया गया है कि हर नई कार के बिकने पे 1.5 पुरानी कारें बिक रही हैं, यानी 1.4 पुरानी कारें बिक रही हैं। जो यूज्ड टू न्यू कार सेल्स रेशियो है वो 1.4 पे पहुंच गया है। 5 साल पहले ये 1 से भी कम था, यानी एक नई कार बिकती थी तो उससे कम पुरानी कारें बिकती थी। इसका मतलब है कि हर एक नई कार बिकने के पे 1.5 कारें पुरानी बिक जाती हैं। उनकी रफ्तार, तो ये रफ्तार ज़्यादा है। बेसिकली 8 से 10% की ग्रोथ इस साल मिलने की बात कही गई है। अब इसमें रिपोर्ट जो कहती है वो ये कहती है, एक तो कस्टमर्स की प्रेफरेंस बदल रही है जी। दूसरी चीज, कस्टमर्स वैल्यू की तरफ ओरिएंटेड हो रहे हैं। तीसरी चीज, कस्टमर्स में डिजिटल एडॉप्शन बढ़ा है जी। तो ऐसे कई फैक्टर हैं। और फिर चौथी बात जो एक बड़ी चीज है वो है, आप ये सोचिए कि क्या प्राइस और क्या कीमत और क्या टैक्सेस का बोझ लोगों को अब इस तरफ शिफ्ट कर रहा है। क्रिसिल का डेटा ये भी बता रहा है कि मार्केट में जो सप्लाई है पुरानी गाड़ियों की, उसमें भी तगड़ा इजाफा हुआ है हाल के वक्त में। 3.5 साल की लगभग अवधि में जो एवरेज अगर हम देखें 3.7 ईयर्स की जो एज में गाड़ियां रिप्लेस हो रही हैं, यानी 3.5 साल पे ही गाड़ी मार्केट में पुरानी होकर बिकने के लिए आ रही है। लोग तेजी से गाड़ियां बदल रहे हैं।
फिर एक कस्टमर बिहेवियर या प्रेफरेंस चेंज करने का मतलब ये है, ट्रेंड जो बदल रहा है वो इस बात का बदल रहा है कि लोग अब यूटिलिटी व्हीकल्स को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। और आप अगर कंपनियों के ऑटो सेल्स के अगर नंबर देखेंगे तो उसमें दिखाई देता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया या टाटा हो गए, इनके जो यूटिलिटी व्हीकल्स हैं, या टोयोटा हो गया, यूटिलिटी व्हीकल्स की सेल, एसयूवीज की सेल्स, उसमें तगड़ा जंप है। तो अब जिनके पास पुरानी सेडान या पुराना हैचबैक व्हीकल था वो उसको हटा रहे हैं और उसकी जगह यूटिलिटी व्हीकल ले रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ ये है गाड़ियों को अपग्रेड करने का मसला। जिनके पास पहले से गाड़ियां हैं, मान लीजिए यूटिलिटी व्हीकल ही है लेकिन कोई पुराना मॉडल, अब नए मॉडल इतने आ गए हैं जिनमें फीचर्स बहुत सारे आ गए तो लोग उनको निकाल रहे हैं और नई गाड़ियां ले रहे हैं। एक कारण और सर जो मेरे दिमाग में पर्सनली आ रहा है, जिस पर हम अक्सर चर्चा भी करते हैं, बिल्कुल, कि ये जो 10 और 15 साल वाला चक्कर है वो भी तो एक बड़ा कारण हो सकता है लोगों की सोच को बदलने का, कि भाई इतनी महंगी गाड़ियां हम खरीद लें और चलानी उसे तब भी इतनी ही टाइम है, उससे तो बढ़िया है पुरानी लेके काम चला लें। जो 10 और 15 साल का मसला है उसके साथ लोगों की कमाई का भी मसला है जी। एक तो लोगों को, सही बात आप कह रहे हैं कि मान लीजिए मैंने डीजल गाड़ी खरीदी, गाड़ी बिल्कुल अच्छी कंडीशन में, लेकिन 10 साल में आपको उसको निकालना है मजबूरी में। अब गाड़ी की कॉस्ट क्या रह गई, मान लीजिए 10 लाख रुपए की कार है, बिल्कुल फ्लैट अगर आप वैल्यू के हिसाब से देख लीजिए, 10 लाख रुपए की आपकी डीजल कार है, 10 साल की उसकी वैलिडिटी है। अब आपने उस पर हर साल इंश्योरेंस कराया, टायर बदले, बैटरी बदली, मेंटेनेंस कराया, उसका पीयूसी किया यानी पॉल्यूशन चेक किया, उसका सर्टिफिकेट लिया और अच्छे से मेंटेन करते हुए आपने उस गाड़ी को चलाया। आपको बाकी की कॉस्ट आप हटा देंगे तब भी 1 लाख रुपए आपकी होल्डिंग की कॉस्ट है गाड़ी को। गाड़ी आपने अपने पास रखी है, इसकी कीमत आप 1 लाख रुपए दे रहे हैं, बाकी 10 साल में फिर वो गाड़ी आपकी गई हाथ से जी। तो लोगों को इस बात की फिक्र है कि आखिर जब मैं रियल वैल्यू क्या मुझको मिल रही है, जबकि गाड़ी बिल्कुल ठीक है, मान लीजिए पॉल्यूशन चेक करा रहे हैं उसमें ओके आ रहा है। तो गाड़ी जब फिट है आपकी चलने के लिए, किसी तरह की दिक्कत नहीं है, आपको उसको मजबूरी में फेज आउट करना पड़ता है या निकालना पड़ता है। तो ये समस्या है। दूसरी समस्या लोगों की कमाई की भी है, जिस वजह से लोग नई गाड़ियां खरीद नहीं पा रहे। और अगर आप मारुति सुजुकी की बात करेंगे, उनके जो चेयरमैन है आरसी भार्गव बार बार इस बात को कहते हैं कि सरकार को तरीके देखने होंगे, क्योंकि जो छोटा तबका है, गरीब तबका, वो कार खरीद नहीं पा रहा है क्योंकि कारों की कीमतें ज़्यादा हैं। और इसके साथ जुड़ जाता है मसला टैक्स का जी। जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो उस पर जीएसटी, उस पर रोड टैक्स, उस पर रजिस्ट्रेशन फीस, उस पर इंश्योरेंस और बाकी जो तामझाम लग जाता है, वो गाड़ी की कीमत को अच्छा खासा बढ़ा देता है। तो अब एवरेज जो प्राइस है कार का वो 5-6 लाख से कम में गाड़ी है नहीं। तो इस वजह से लोग सोचते हैं कि 5-6 लाख की नहीं लेना, इससे अच्छा 2-3 साल पुरानी गाड़ी ले लो, ज्यादा बड़ी, ज्यादा बेहतर गाड़ी आ जाएगी, शौक भी पूरा हो जाएगा। प्लस क्या है कि फाइनेंस के ऑप्शन अवेलेबल हो गए हैं लोगों के लिए। पहले पुरानी गाड़ियों पे फाइनेंस नहीं होता था, अब पुरानी गाड़ियों पे कंपनियां फाइनेंस करने लगी हैं। और आपको याद होगा सरकार की नज़र में भी ये पूरी बात है, सरकार भी इस ट्रेंड को समझ रही है कि किस तरह से पुरानी गाड़ियों का मार्केट नई गाड़ियों से बड़ा हो रहा है। इसीलिए जब पिछली जीएसटी की बैठक हुई थी तो वहाँ पे पुरानी गाड़ियों का जो ऑर्गेनाइज तरीके से बिजनेस है, वहाँ पे जीएसटी को बढ़ा दिया गया था। तो जो ऑर्गेनाइज तरीके से जो बिजनेस कर रहे हैं और उस पे वहाँ पे, ताकि वहाँ पे कमाई गवर्नमेंट को रेवेन्यू उसका मिलता रहे। लेकिन पूरा का पूरा जो कार सेल्स का मसला है ना, वो अपने आप में एक बहुत दिलचस्प कहानी है जो कि समझने की जिसको जरूरत है। एग्जैक्टली। कस्टमर प्रेफरेंस बदल रही है, साथ ही कस्टमर्स की मजबूरी भी बढ़ रही है। ये दो चीजें एक साथ आपको पैरेलल चलती हुई दिखाई देंगी। सर वैसे इस कहानी से अलग एक मैं जनरल अवेयरनेस के तौर पे लोगों के लिए जानना चाहूँ कि गाड़ी की ऑन एन एवरेज, एक 10 लाख की गाड़ी मान लीजिए हम ले रहे हैं, तो उसकी ऑन एन एवरेज उम्र क्या होनी चाहिए कि इतने साल तो चल ही सकती है? सरकार ने जो तय कर दी दैट इज़ फाइन 10 और 15 पेट्रोल और डीजल के लिए, पर एक ऑन एन एवरेज क्या लगता है कि नहीं, मुझे लगता है कि देखिए ये मसला पॉलिसी का ज़्यादा है। अच्छा, सरकार को अपने पॉलिसी जो कि पता नहीं किस तरह से फॉर्मुलेट की जाती है, सरकार को अपनी पॉलिसी समझना पड़ेगा। मान लीजिए आपको डीजल कार को 10 साल का आप चाहते हैं कि एक मैंडेटरी रहे, 10 साल के बाद सरकार फेज आउट करना चाहती है, तो आप उसका फिटमेंट भी तो बनवा सकते हैं। गवर्नमेंट आपको मेरे लिए अनिवार्य कर सकती है, मान लीजिए मेरे पास डीजल कार है, कि आप 10 साल के बाद जाइए और अपनी गाड़ी का एक फिटमेंट सर्टिफिकेट लेके आइए,
जो कमर्शियल व्हीकल होते हैं उनके लिए फिटमेंट सर्टिफिकेट जरूरी होता है। तो आप उसको करा लीजिए, गाड़ी आपकी फिट है कि नहीं। हाँ, आप उसका एक सर्टिफिकेट निकलवा लीजिए, जिस जगह जांच होती है वहां पे आप पूरी उसकी जांच करा लीजिए, पॉल्यूशन से लेके और इंजन तक की। अगर गाड़ी फिट हो तो आप उसको 5 साल का और एक्सटेंशन दे दीजिए। तो लोगों के पास एक चॉइस होनी चाहिए। फिर इस तरह से लोग कोई अपनी गाड़ी को अच्छी तरह मेंटेन क्यों रखे, अगर उसको पता है कि 10 साल बाद उसकी गाड़ी चली जानी है। तो इससे लोग भी अपनी गाड़ी को मेंटेन रखेंगे, सही तरीके से चलाएंगे। तो पॉलिसीज को लेके गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे कि सरकार को थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की ज़रूरत है। और ऑटो सेक्टर में ख़ास तौर पे जिस तरह से ईवी को प्रमोट किया जा रहा है, ईवी को लाने की कोशिश है, बहुत अच्छी बात है, लोग ईवी लें, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी चीज़ें, और जिस हड़बड़ी में जो आईसी व्हीकल हैं या इंटरनल कंबस्टन जिनको बोलते हैं, पेट्रोल डीजल गाड़ियों को, उनको निकाले जाने की जो प्रक्रिया चल रही है वो चिंता पैदा करती है और लोगों की जेब पे भी दबाव पैदा कर रही है। वो थोड़ी दर्दनाक है उन लोगों के लिए एक्चुअली, जो पैसा खर्च कर रहा है वो एकदम से दिक्कत वाली चीज़ है। अच्छा सर, क्रिसल की रिपोर्ट में एक चीज़ और है कि जो अनऑर्गेनाइज नहीं, ऑर्गेनाइज जो खिलाड़ी हैं उनको अभी भी नुकसान ही हो रहा है, जबकि बाजार तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर ब्रेक इवन करने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। तो क्या इस पर नहीं, क्या लेकिन ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स का धंधा बढ़ेगा जैसे जैसे ये पूरा मार्केट बढ़ेगा पुरानी गाड़ियों का। अभी चक्कर क्या है, अभी पर्सनल डील्स ज़्यादा होती है ओल्ड कार सेल्स के मामले में। ओके, मैं आपको जानता हूँ, मैंने आपसे ले लिया, ऑनलाइन पोर्टल पड़े हुए हैं, वहाँ गाड़ियों की डिटेल्स है, वहाँ पर्सनल आपने बात की और ले ली। इस वजह से जो ऑनलाइन जो स्टोर्स खोल के बैठे हुए हैं लोग, उनके लिए थोड़ा मुश्किल अभी है, वहाँ से सेल्स का निकलना थोड़ा सा टफ हो रहा है। लेकिन आगे जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा, जैसे जैसे ज़्यादा सर्टिफाइड कारें लोग लेने को तरजीह देंगे, वहाँ पे उनके बिजनेसेस भी ब्रेक इवन में आके प्रॉफिटेबल होंगे। जी सर, एक चीज़ और कि भारत में जो है पुराने से नई कारों की बिक्री का जो अनुपात है, वो जो हमारे विकसित देश हैं दुनिया के, उनकी तुलना में कम क्यों है? वहाँ और जल्दी कारें लोग बदलते हैं। बेसिकली जहाँ इनकम बढ़ेगी वहाँ कारों का जो रिप्लेसमेंट है उसका रेट भी तेजी से बढ़ेगा, तो बदलेगा। जहाँ पैसा ज़्यादा, आप देखिए सारे यूरोपियन कंट्री या अमेरिका है, वहाँ पे क्योंकि लोगों के पास पैसा है तो वो हर 2-3 साल पे गाड़ियाँ बदल देते हैं। भारत में अभी उसमें रफ्तार आ रही है, अभी 1.4 पे ही पहुँचा है जी। लेकिन भारत में भी उसमें जैसे जैसे आमदनी बढ़ेगी उसमें भी इजाफा होगा जी। सर, इसके अंदर एक चीज़ और है, मैं पढ़ रहा था कि रेयर अर्थ जो मैग्नेट है उसकी कमी का होना भी, जो शोरूमों में गाड़ियां खड़ी हैं और ये इन्वेंट्री पीछे से शायद नहीं आ रही है, इसके पीछे कारण हो सकता है इसका हाथ की स्लो डाउन करने के पीछे? नहीं, उसका बहुत लिमिटेड अभी इम्पैक्ट देखिए इंडियन मार्केट पे रेयर अर्थ मैग्नेट का दिखा नहीं है इतना ज़्यादा कुछ। और मुझे लगता है कि तब तक बहाल भी हो जाएगा पूरा जो सप्लाई को लेके जो सरकार भी प्लान कर रही है कि उसे वॉर फुटिंग पे भारत में प्रोड्यूस हो रेयर अर्थ मैग्नेट्स और मिनरल्स। तो अभी तो फ़िलहाल उसकी वजह से पूरा मार्केट में इस तरह का चर्निंग दिखाई दे, मुझे वैसा नहीं दिखाई देता जी। तो चलिए, फ़िलहाल तो आपके इंटरेस्ट के ऊपर टिका हुआ है गाड़ियों का बाज़ार। फ़िलहाल आप पुरानी पसंद कर रहे हैं तो चीज़ें जैसी हैं दिखाई दे रही हैं। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।